Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the live physics. So I welcome of everyone of the class 10th, and as you all know that we were dealing on the chapter named as the magnetic effect of the current. Okay, before starting the lecture I want to clear one more thing that you are getting your lecture in the gap interval of 1 day, 2 day के gap में आपको मिल रहा है. So might be you are thinking that we are working slow, but the point is that we are working slow. So on the other side I expecting that जब भी आप इस lectures को या previous lectures को देख रहे हैं उन्हें स्टडी कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग द थरली थ्रू आउट द लेक्चर्स, मींस आप लेक्चर्स को थरली कंप्लीटली डाउन कर रहे हैं. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर यू नो दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द डीसी मोटर. हम लोगों ने मोटर को स्टडी किया, उसके कंपोनेंट्स, उसकी वर्किंग को थ्योरेटिकली देखा, and separately a small video which are representing or for the demonstration of the parts of the DC motor. So I hope that small video आपको DC मोटर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प भी किया होगा. और आप लोगों में से कुछ लोगों ने आपके घर में, मैंने जैसे आस्क किया था कि अगर आपके पास DC मोटर अवेलेबल है, किसी भी टॉय या किसी भी खिलौने में मोटर अवेलेबल है, प्लीज उसे स्प्लिट करके देखिए. अगर आपका यूज का नहीं है तो आप उसके कंपोनेंट्स को पर्सनली विजुअलाइज कर सकते हैं. आई ट्राई फॉर दैट एक वीडियो में. आई होप उससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला होगा. Now we are going to work on the next step. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे वर्क करने वाले हैं. So अब तक का स्टोरी क्या रहा, अगर मैं आपको विद इन द 5 मिनट अब तक की पूरी कहानी बताऊं तो कहानी शुरुआत हुई इलेक्ट्रिसिटी से ही. That whenever the charges flow in a one particular direction, then a current effect is generated. तो जब भी चार्ज वन डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो करंट बनेगा. तो कहानी यहां से शुरू हुई, करंट बना. ओके, करंट हैज इट्स वेरियस प्रॉपर्टी, मींस करंट की वजह से बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, हीटिंग इफेक्ट, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट वाज ड्यू टू द करंट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट. एंड हु एक्सप्लेन और हु फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसे किसने देखा? द साइंटिस्ट हु फर्स्टली ऑब्जर्व दैट वाज ओरिस्टेड. सो हम लोगों ने इस चीज को, इस स्टोरी को देखा है दैट ओरिस्टेड feel or observe in his experiment that whenever the current passes through any conductor there would be a magnetic effect around it. Okay, so now ओरिस्टेड के पार्ट को फिर आगे जाके बायर्ड सेविट्स ने, बायर्ड एंड सेविट हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में इसके बारे में बात किया. उन्होंने हमें मैग्नीट्यूड दिया. हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ मींस हमें फॉर्मूले भी मालूम चला, एंड आफ्टर दैट भी हमें डायरेक्शन भी मालूम है दैट बाय यूजिंग दी Maxwell's right hand thumb rule we can find out the direction of the magnetic field. हम magnetic field के direction का भी पता लगा सकते हैं. Now the point is that current से बनी magnetic field जिसका magnitude, direction बाकी अगर पता चला, फिर हमें एक और चीज के बारे में पता चला that whenever a current carrying conductor इन मैग्नेटिक फील्ड में जब भी उसे रखेंगे, इट विल एक्सपीरियंस व्हाट? इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स. एंड बेसिस ऑफ दैट, इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने डीसी मोटर का जनरेशन किया, यानी डीसी मोटर को बनाया. सो अब तक की स्टोरी यहां पे थी, बट इस स्टोरी में, कहानी में जो ट्विस्ट आया वो आया 1831 में. सो आप जानते हैं ओरिस्टेड हम लोगों ने नियर अबाउट 1820 में काम किया था. Now, in 1831, one more scientist which came into the forward, named as Faraday. Okay, Michael Faraday. अगर properly उनका पूरा नाम लेता हूँ. So in 1831, the scientist named as Michael Faraday came into the action, means वो सामने आए, and he has one simple thought in his mind. उसके माइंड में बिल्कुल एक सिंपल थॉट था, और थॉट ये था कि पास्ट में, मींस बिफोर 1831, बिकॉज ऑफ द करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. यानी करंट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यानी करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड दैट कंडक्टर. तो करंट की वजह से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है. तो फैराडे ने इस यूनिवर्स को समझा
और ऑब्वियसली बात है एवरी साइंटिस्ट जो उस टाइम पे वर्क कर रहे थे वो एक प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा मानते थे एंड दैट प्रिंसिपल वाज सिमेट्रिक नेचर। प्रिंसिपल क्या था? सिमेट्रिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। इस बात पे सब भरोसा भी करते हैं, आज भी इस बात पे और इस वर्ड पे और इस स्टेटमेंट पे काम किया जाता है और इस पे बिलीव करके ही आगे प्रोसीजर्स में सोचा जाता है। और प्रीवियस पास्ट में इन फ्यूचर आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज फिर आगे जाके उनके प्रैक्टिकल प्रूफ कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट और इसी लाइन पे थे। तो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज सिमेट्रिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। ये क्या बताता है आपको? सिमेट्रिक नेचर ऑफ यूनिवर्स इट स्टेट्स दैट कि इस यूनिवर्स का जो बिहेवियर है वो सिमेट्रिक है। मींस ये यूनिवर्स अपने आप को बैलेंस करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है। हाउ इट इज बीन? मींस ये यूनिवर्स ये करता है कि अगर किसी ए पॉइंट ने या ए चीज ने बी को बनाया है, इफ ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द बी, सो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में B वुड बी रिस्पॉन्सिबल और B कहीं ना कहीं A में कन्वर्ट हो रहा होगा। यानी अगर A B में कन्वर्ट होता है किसी भी प्रोसेस में तो कहीं ना कहीं वापस से B से A जरूर बनना चाहिए। ये सिमेट्रिक नेचर है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर A B में कन्वर्ट होता रहा और B कभी भी A में वापस कन्वर्ट नहीं होता है कहीं पर भी यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में, तो आपका एक ऐसा टाइम आएगा, देयर वुड बी वन सच अ टाइम when A completely exist हो जाएगा और B सबसे ज्यादा मैक्सिमम बनेगा। The point is that इस वजह से यूनिवर्स का पूरा फेज बदल जाएगा कि अगर A B में कन्वर्ट होता गया और B कभी A में वापस कन्वर्ट हुआ ही नहीं तो इस यूनिवर्स से A का एग्जिस्टेंस खत्म और इस यूनिवर्स को एक नई प्रॉपर्टी मिल जाएगी वो की B, यानी वो यूनिवर्स अपने आप को बदलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, व्हेन वी बर्न समथिंग, जब भी हम कोई चीज जलाते हैं लाइक वुड, तो जब भी हम वुड जलाते हैं तो वुड इज अ मास डेफिनेटली, पर जब आप उसे फायर लगाते हैं, जब आप उसे जलाते हैं तो दैट फायर गिव्स यू द एनर्जी फॉर्म, वो हमें एनर्जी की फॉर्म देती है, हीट एनर्जी। सम पार्ट एसेस में यानी राख में बदल जाते हैं, कुछ फ्लेम्स बन के उड़ जाते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल बन के उड़ जाते हैं। तो यानी आपने मास को किस में कन्वर्ट कर दिया? एनर्जी में। तो बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूं मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी और एनर्जी वापस से कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में मास में बनता है। तो यानी इस यूनिवर्स की शुरुआत ऐसे ही हुई है और ये यूनिवर्स मास और एनर्जी से मिलके बना हुआ है। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आप लोगों ने शायद एक लॉ सुना होगा केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैन व्हिच स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed। और आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सुना होगा, हम लोगों ने 9th क्लास में भी अप्लाई किया है, which state that energy can neither be created nor be destroyed। बट अगर मैं आपको ट्रूली स्पीक बोलूं, जब हम किसी भी न्यूक्लियस को देखते हैं, कहीं पर भी हम लोग न्यूक्लियर लेवल पे काम करते हैं, जब यूनिवर्स के बनने की बात होती है तब डेफिनेटली बेटा ये दोनों लॉज हमारे लिए गलत हैं। तो ये जो लॉ हमें आज तक पढ़ाया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए बिल्कुल सही है कि आपने केमिकल रिएक्शन लिया तो आपने 2 ग्राम ऑफ सोडियम लिया, 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन लिया, तो Na+Cl gives you NaCl। तो 2 ग्राम ऑफ सोडियम 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन gives you 4 ग्राम ऑफ NaCl, सीधा बात है। बट जब बात न्यूक्लियर लेवल पे किसी नए फॉर्म की बनने की आती है, नया फॉर्म, कोई नई चीज बनने की आती है, देखो NaCl एक नया एलिमेंट है बट उसके अंदर अभी भी सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज हैं। बट जब कुछ एक नई प्रॉपर्टी, एक नया ही सिस्टम बनने की बात आती है तो डेफिनेटली वहां पे मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता न्यूक्लियर लेवल पे, ना ही एनर्जी का कंजर्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होनी चाहिए, तभी ये यूनिवर्स बैलेंस बना रहेगा मास और एनर्जी में। तो ये यूनिवर्स बना ही इससे। अगर हम अपने स्पेस को देखें तो हमें यही चीज दिखाई देती है कि या तो हमारे पास स्पेस में मासेस हैं, जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, या फिर एनर्जी का फॉर्म भरा पड़ा है।
तो यही दो चीजें हैं जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। और कहीं ना कहीं स्टार, ये आप लोग सुनते हैं कि स्टार बर्स्ट हो गए, स्टार का एक्सप्लोजन हो गया, तो वो वही हो रहा है। वो मास जब अपनी एक एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंचता है तो वो बर्स्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट वही एनर्जी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में दूसरे हिस्से में फिर वापस से किसी और मास को, किसी और प्लैनेट को या किसी और हिस्से को वापस से बनाती है, और इस वजह से ये यूनिवर्स बन रहा है। अगर ऐसा हो कि सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए बट एनर्जी कभी भी मास में कन्वर्ट ना हो, तो इस यूनिवर्स से सारे प्लैनेट्स और सारी बॉडीज गायब हो जाएंगी, फिर तो एनर्जी ही बचेगी। या फिर ऐसा हो कि एनर्जी से केवल मास ही बने, तो इस तरीके से पूरे यूनिवर्स में मास ही मास हो जाएगा, एनर्जी तो बचेगी नहीं। सो द पॉइंट इज दैट कि यूनिवर्स अपना सिमेट्रिक बिहेवियर बनाता है। मींस यूनिवर्स ये बनाता है कि अगर किसी भी x चीज से y चीज बन रही है तो y चीज कहीं ना कहीं x बनाती है। और इस सिमेट्रिक बिहेवियर को एवरी फिजिसिस्ट, एवरी साइंटिस्ट ने अप्रोच रखा है। वो हमेशा जब भी पास्ट में इस चीज को पढ़ते हैं और आज भी जब भी हम देखते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इन दोनों को किसी ना किसी दो पॉइंट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लाइक एनर्जी मास को जोड़ना है किसी भी फैक्टर। तो सिमेट्रिक बिहेवियर ये कहता है कि अगर आपका कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को बनाता है तो वो दूसरा एलिमेंट कहीं ना कहीं उस पहले एलिमेंट को जरूर बनाएगा। अगे उसी स्टेप या उसी प्रोसीजर में ना बनाए, बट कोई अलग कंडीशन हो सकती है, कोई डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, बट इसके बनाने के चांसेस जरूर होने चाहिए। ये है सिमेट्रिक नेचर जो आज तक हम लोगों ने यूनिवर्स में ऑब्जर्व किया है। तो बाय ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स हमें ये प्रिंसिपल यूनिवर्स का समझ में आया कि ये यूनिवर्स हमेशा सिमेट्रिक है। तो फेराडे ने उसी कॉन्सेप्ट को पिक किया। सो 1831 ऑब्वियसली बात है, ओरियस्टेड का प्रूफ हो चुका था, बायट-सैविट्ज ने अपने लॉज दे दिए थे। मतलब लोग क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर द all the peoples, all the scientists were dealing, they were dealing that कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। तो करंट से क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरियस्टेड ने देखा और ओरियस्टेड ने पहले सोचा, उसने पहले आइडिया लगाया दैट कि अगर करंट मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, और ये दोनों प्रॉपर्टी करंट इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ये भी यूनिवर्स के ही हिस्सा है। तो अगर ये दोनों यूनिवर्स के हिस्सा है और यूनिवर्स अपना सिमेट्रिक नेचर रखता है, तो यूनिवर्स अपना सिमेट्रिक नेचर अपने हर एलिमेंट पे रखेगा, हर चीज पे रखेगा, चाहे वो मास एनर्जी का पेयर हो चाहे यहाँ पे। तो फेराडे ने सोचा कि अगर करंट मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है तो उसने पहले आइडिया लगाया तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट करंट जरूर बनाएगा। ये उन्होंने आइडिया लगाया, तो ये उनका इंटेंशन था। और इस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कि अगर करंट मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है और ये यूनिवर्स सिमेट्रिक है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट को करंट बनाना चाहिए। ये उनका आइडिया था, ये उनका कॉन्सेप्ट था कि होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यूनिवर्स सिमेट्रिक नहीं चल रहा है, और सब लोग इस बात को समझ भी रहे हैं और इस बात को मानते भी हैं। तो इस थॉट को ध्यान में रखते हुए उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि चलो मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट बनाने की कोशिश करते हैं। सो आई होप आप अंडरस्टूड कर गए हैं कि आज के लेक्चर में मेरा मोटो क्या है। आज के लेक्चर में हमारा मोटो है कि हम लोग आज करंट बनाएंगे। तो हम लोग करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय फ्लोइंग द चार्ज इन वन डायरेक्शन, और उसके लिए हम लोग सेल या बैटरी को यूज करते हैं। बट आज हम करंट बनाएंगे, बट विदाउट यूजिंग एनी बैटरी और विदाउट यूजिंग एनी सेल। कोई बैटरी और सेल यानी किसी भी तरीके का करंट का सोर्स नहीं लेंगे हम लोग, जो हमारा जर्नल सोर्स है, जनरेटर हो कुछ भी हो, आज वो कुछ नहीं करेंगे। आज हमारा काम होगा करंट बनाना, बट बाय यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट, जो फेराडे ट्राई करना चाहते थे। ओके, सो आई थिंक विद दैट लेक्चर, ये जो थोड़ा सा लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, विद दैट पॉइंट आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो चलिए फेराडे के लॉ पे काम करते हैं। सो वी कॉल दिस एज अ Faraday's law of EMI। क्या बुलाएंगे इसे, EMI। EMI stands for electromagnetic
मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बुलाएंगे इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी करंट बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सो इट वाज इन 1831. सो व्हाट ही हैज taken a device named as galvanometer. You know that galvanometer, the device which gives the magnitude of current as well as the direction. Okay, उन्होंने गैल्वेनोमीटर के साथ एक सर्कुलर मतलब एक वायर ले लिया, शेप डजंट मैटर टू हियर। सो ही हैज टेकन अ क्लोज वायर। ओके, तो ये वायर का एक एंड गैल्वेनोमीटर के साथ है, दूसरा एंड भी गैल्वेनोमीटर के साथ है। और यहाँ पे देखिए कोई बैटरी का सोर्स नहीं है, और अगर बैटरी का सोर्स नहीं है तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है यानी जीरो वो हमेशा सेंटर पे होता है। तो यहाँ पे भी करंट मिलता है 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी जिस डायरेक्शन में करंट होगा डिफ्लेक्शन उसी तरफ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई बैटरी का सोर्स नहीं है, तो कोई करंट का सोर्स नहीं है, तो पॉइंटर स्टार्टिंग में जीरो पे। ओके, तो फैराडे के दिमाग में क्या था कि भाई ओरिस्टेड ने बताया है कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर होगा। तो फैराडे के दिमाग में था कि अगर करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट जरूर बनना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट बनाते। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहां से ले? तो फॉर द प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट उन्होंने बार मैग्नेट ले लिया, एक मैग्नेट ले लिया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो भाई रख लिया। सो दिस इज आवर मैग्नेट जो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट देगा। ये हमारा सर्कुलर लूप, बट इस लूप में कोई बैटरी का सोर्स नहीं है अभी तक, तो वैसी बात अभी कोई करंट नहीं है। तो इस लूप के पास इन्होंने मैग्नेट को रख दिया। तो लेट्स सपोज दिस इज द मैग्नेट, दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये रख दिया भाई और वेट कर रहा है। मींस फैराडे अब वेट कर रहा है चलो करंट बनेगा। सो उन्होंने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया एंड ही इज वेटिंग सो दैट कि करंट यहाँ पे बने। तो यहाँ पे रखा और वेट कर रहा है, बट करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ करंट व्हाइल डूइंग दैट। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट भी दे दिया, वायर भी दे दिया, लूप भी क्लोज बना दिया, बट कोई करंट बना ही नहीं। तो उनके दिमाग में पहले थॉट आया कहीं मेरा कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है, मतलब हम सिमेट्रिक यूनिवर्स को मान के चल रहे थे, क्या पता हमने गलत तो काम नहीं कर दिया कि मैग्नेट भी दिया, लूप भी दिया, बट करंट नहीं बन रहा है, मतलब मैग्नेट से करंट नहीं बनता। ओके, करंट से मैग्नेट बनता, ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुका है ओरिस्टेड में। कैसे? क्योंकि अगर किसी भी वायर से करंट जा रहा है और उसके बगल में अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखें तो मैग्नेटिक कंपास क्या दिखाता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वो तो दिख रहा है, बट मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट नहीं दिखा। तो अब क्या करें? तो उन्होंने रखा, थोड़ी देर के लिए वो डिमोरलाइज तो हुए, बट उन्होंने सोचा यार शायद might be I have taken a magnet very far away from the loop, मतलब शायद मैंने मैग्नेट को लूप से दूर रख दिया, शायद ये मुझसे गलती हो गया। तो क्या किया उन्होंने मैग्नेट को पास लेके आए, और जब वो मैग्नेट को पास लेके आए when he moves the magnet near to the loop, तो जब वो इसे मूव करके लेके आ रहे थे, प्लीज ध्यान से सुनना, when he was moving the magnet towards the coil, गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया। किसकी तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया? लेफ्ट की तरफ। तो जैसे ही मैग्नेट पहले दूर था तो उन्हें लगा शायद मैंने मैग्नेट को दूर रख दिया है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट लूप तक नहीं पहुंच पा रहा। एक काम करते चलो उसको पास रखते हैं, और जैसे ही उसके पास लेके गए गैल्वेनोमीटर इज शोइंग द डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब डेफिनेटली सर्किट में क्या बन गया? करंट बना। क्या बना? सर्किट में करंट बना। ओके, और उन्होंने मैग्नेट को उठा के कहां रख दिया? लूप के पास रख दिया। तो शायद उनके दिमाग में थॉट आया कि या मुझसे एक गलती हो गया था, वो ये था कि मैंने मैग्नेट को दूर रखा, चलो पास रख देते हैं। और उन्होंने उसे पास लाके रखा, और जब वो पास लेके आ रहे थे तब डिफ्लेक्शन मिला और वो खुश हो गए कि यस डेफिनेटली मैंने मैग्नेट से करंट बना दिया, डिफ्लेक्शन दिख रहा है। बट पॉइंट, जैसे ही वो मैग्नेट को पास लाके रख दिया, जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को इस वाली पोजीशन पे रखा, यहां पे गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर दिया। तो अब ये बोले ये क्या गलती हो गई, चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं। तो वो मैग्नेट को फिर से पीछे लेके गए,
पर जब वो मैग्नेट को पीछे लेके गए बैक साइड में, गैल्वेनोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दिखाया, बट इस बार राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाया। ओके, और उन्होंने दूर ले जाके फिर रख दिया, और जैसे ही उन्होंने दूर ले जाके रखा, मैग्नेट गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाना फिर बंद कर दिया। फिर वो पास लेके आए, फिर से जैसे ही पास लेके आ रहे हैं, means when he is on the process of moving the magnet, deflection मिला, पर जैसे ही बिल्कुल पास लाके छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया, डिफ्लेक्शन नहीं मिला। जब दूर लेके जा रहे हैं तब फिर से डिफ्लेक्शन मिल रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, बट मिल रहा है यानी करंट बन रहा है। पास ला रहे हैं तो भी मिल रहा है। तब फैराडे ने ऑब्जर्व किया अपनी ऑब्जर्वेशन को कि यार यस, मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट बन रहा है, बट कब कब बन रहा है, मींस व्हेन द करंट इज बीइंग प्रोड्यूसिंग, करंट इज ओनली प्रोड्यूसिंग व्हेन द मैग्नेट इज आइदर मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यानी जब मैग्नेट को या तो फॉरवर्ड किया बनाया जा रहा है या फिर बैकवर्ड मूव किया जा रहा है। यानी मैग्नेट पास आ रहा है तो भी करंट बन रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है तो भी बन रहा है। तो इसका मतलब अगर मैग्नेट पास आएगा तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है मैग्नेट से जो मेरे कॉइल के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। मींस मेरा कॉइल यहाँ पे, मैग्नेट यहाँ। अब अगर मैं मैग्नेट को पास लाऊंगा तो कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट पहले दूर था तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ये तो आप जानते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड बायट-सैवर्ट्स ने दिया था, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन के साथ इनवर्सली होती है और वो भी स्क्वायर में, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। तो जितना पास लेके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ता जाएगा, तो भी करंट बना। पर जैसे ही लाके रोक दिया, जैसे आप पास ले आए तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, बट करंट कब बन रहा है, जब आप लेके आ रहे हो। और जब आप लेके आ रहे हो फॉरवर्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है। पहले 1 टेस्ला, 2, 3, 4, 5, 6। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है करंट बन रहा है। क्या हो रहा है, करंट बन रहा है, करंट इज बीइंग प्रोड्यूसिंग। बट आपने अगर मान लीजिए इतना पास लाके रख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, बट इसके बाद आप आगे नहीं लेके जा रहे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप होती है, मतलब चेंज होना बंद होती है, करंट बनना भी बंद हो जाता है। जब मैं दूर लेके जा रहा हूं मेरा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, 10 टेस्ला, 9 टेस्ला, 8, 7 धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। मेरी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो भी करंट बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, बट बन रहा है। पर जैसे ही मैंने दूर ले जाके रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज होना बंद कर दिया तो करंट ने भी बनना बंद कर दिया। तो यानी कंक्लूजन क्या निकला जो फैराडे को समझ में आया, तो कंक्लूजन क्या निकला कि कॉइल के अंदर करंट यानी वोल्टेज तभी बनेगा जब आप उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, और जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहोगे तब तक आपका क्या बनता रहेगा, करंट बनता रहेगा। और इसी प्रिंसिपल को उन्होंने अपना नाम दिया, और नाम क्या आया, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। आई होप आपको थोड़ा बहुत स्टोरी समझ में आया। तो पहले लेट अस क्लियर व्हाट इज ईएमआई। ईएमआई क्या है, तो फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो डेफिनेशन, इट इज द phenomena or process of inducing the voltage in the coil by changing the magnetic field link with the coil। यानी कॉइल के साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक है। अब ये तो आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी लाइन, और उसे क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। और एक और प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मोर बी द क्राउडनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड उतना ही ज्यादा। तो दूर है तो क्राउड कम है, पास आ रहा है तो क्राउड ज्यादा होगा। यानी जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड बढ़ रहा है, वोल्टेज बन रही है, और अगर वोल्टेज बनेगी तो करंट भी बनेगा। हाँ, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का क्राउड कम हो रहा है इसके लिए, तभी भी आपका करंट बनेगा। तो दोनों ही केसेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़े या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और आइदर इट इज डिक्रीजिंग, in both the case the voltage is going to produce. That's why he uses a word changing. उन्होंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया? चेंज वर्ड यूज किया। स्पेसिफाई नहीं किया कि जरूरी नहीं कि इंक्रीज हो तभी बनेगा या डिक्रीज हो तभी बनेगा। आप इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, दोनों केसेस में करंट बनेंगे। हाँ, डायरेक्शन के बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ EMI. सो प्लीज क्या डायग्राम बना लीजिए, और जैसे ये नॉर्थ पोल इसकी डायरेक्शन के बारे में बात आऊंगा, बट ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट बनेगा, बाद में सिखाऊंगा अभी इसी लेक्चर में कि ये कैसे बना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ EMI. डन। नाउ EMI की डेफिनेशन होने के बाद फैराडे ने अपने कुछ लॉज दिए, एंड वी कॉल देम एज अ फैराडे लॉज ऑफ EMI. ओके, तो फैराडेज लॉज पे आ जाते हैं भाई। फर्स्ट लॉ, तो दो लॉज दिए हैं। पहला लॉ दैट द वोल्टेज will induce in the coil whenever magnetic field link with coil changes. ओके, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, आपका वोल्टेज बनेगा, एंड दिस वोल्टेज will long last till the magnetic field is changing. तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब तक ये वोल्टेज बनता रहेगा। यानी जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे, यानी आप चाहे आगे लाइए चाहे आप पीछे लेके आइए, बट जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तक आपका वोल्टेज बनता रहेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद, वोल्टेज बनना भी बंद। नाउ सेकेंड, तो पहली बात तो बताया कि वोल्टेज बनेगा, कब बनेगा ये बता दिया, अब बताया कितना बनेगा। सो ही सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इंड्यूस, कि भाई कितना वोल्टेज बना। ओके, सो V इज इक्वल टू d/dt, यहां पे फाई। अब एक नया सिंबल है, इसके बारे में भी बात करता हूं। सो V मतलब वोल्टेज इंड्यूस, dt मतलब इन टाइम इंटरवल, यानी कितने टाइम में आपने बदला। ये भी मैटर किया जब फैराडे ने ये देखा कि मैं मैग्नेट को आगे लेके आ रहा हूं, तो जब उन्होंने ये देखा कि जब मैं मैग्नेट को आगे लेके जाऊंगा तो उसकी स्पीड भी मैटर करती है। तो कई बार है ना, वो उसे धीरे धीरे ले गए, तो जब वो धीरे धीरे ले गए तो इसका मतलब आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो उसे चेंज करने में, मैग्नेटिक फील्ड को। और जब आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन दिखाया वो कम दिखाया। ऑन द अदर साइड जब वो मैग्नेट को फुल स्पीड में ले गए, मींस वेरी फास्ट, तो इसका मतलब आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की है, बट इस बार आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने में जो आपने टाइम स्पेंड किया वो कम किया है। तो जब टाइम कम लगेगा तो उन्होंने देखा कि वोल्टेज ज्यादा बना, तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि कहीं ना कहीं वोल्टेज कितना बनता है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, और वो भी इनवर्सली। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना जल्दी चेंज करेंगे वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। जल्दी चेंज करना मतलब टाइम कम लगाना। ओके, और इस अपर पार्ट पे ध्यान देंगे, और इस अपर पार्ट का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि ये आपके लिए एक नया टर्म है।
बट अभी के लिए प्लीज आप इस फॉर्मूले को संभाल के अपना रखिए। ओके, सो दिस इज फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, जिसने हमें एक नई ही कहानी दे दी। कहानी क्या दी कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो कॉइल के अंदर वोल्टेज बनेगा, और वोल्टेज बनेगा तो करंट भी बनेगा। तो अगर वोल्टेज इतना बना तो करंट कितना बना, सो करंट इंड्यूस, तो ये तो आप जानते ही हो ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाय R, तो वो हम लगा देंगे फॉर्मूला अगर हमें जरूरत पड़ा। तो वोल्टेज यहां से आ जाएगी और फिर हम अपना करंट इंड्यूस कितना हुआ, कितना करंट बना, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो विद दैट पॉइंट अभी हमारे लिए एक नया टर्म आया है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा पास फैराडे ऑलरेडी है। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमआई। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, एंड दी फैराडे के दोनों लॉस की पहली बात कब बनेगा, कब तक बनता रहेगा और कितना बनेगा। कब बनेगा, जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे। कब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहेंगे। जैसे ही चेंज होना बंद, करंट भी बंद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास में है दूर में है। एंड द थर्ड, हाउ मच, कितना बनने वाला है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द फैराडे। चलिए उस नए टर्म को बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे सामने आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक नई टर्म हम लोगों ने अभी देखी है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ऑब्वियसली बात है बेटा, द टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनटीएससी प्लस सीबीएसई दोनों ही इंक्लूड करता है। ओके, दिस टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो टॉपिक आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रॉपर एनटीएससी। ओके, तो आपके पास 10th क्लास में इसका कोई इतना रोल और इंपॉर्टेंट वर्ड भी नहीं है, बट ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे फ्यूचर का एक डिवाइस आएगा, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग को समझने के लिए फ्लक्स बहुत काम करने वाला है। ओके, एनसीईआरटी इस वर्ड को ज्यादा यूज नहीं करती है, बट ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसका। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, सो लेट्स सपोज ये आपके पास एक कॉइल या कोई भी गिवन सरफेस है, यहां पे कहीं आपके पास मैग्नेटिक सोर्स है। अब मैग्नेटिक सोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी उससे, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके इस सरफेस से भी पास होंगी। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, it is the number of magnetic field lines passing through the surface normally, passing through the surface normally. Normally word means perpendicularly. So what is magnetic flux? Magnetic flux means number of magnetic field lines, मतलब कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। अब ये तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर आपको क्या बताएगा, उनका क्राउड, और मैग्नेटिक फील्ड का क्राउड आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, कि किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली जा रही है। ओके, तो इसका फॉर्मूला बनेगा जो हमें अभी के लिए याद रखना है, द फॉर्मूला इज BA cos थीटा। ओके, सो दिस फाई, जो आप एंगल बनाते हो ना फाई, तो फाई मींस इट इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, B आप जानते ही हो, B मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, A मींस एरिया ऑफ दैट लूप या एरिया ऑफ सरफेस। ओके, तो कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये डिपेंड करेगा कि सरफेस का एरिया कितना है। एंड थर्ड थिंग जिस पे डिपेंड करेगा थीटा, थीटा मींस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पे एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह काम करेगा। और एरिया वेक्टर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, सो द डायरेक्शन ऑफ
एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड के बारे में बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर कहां है, एरिया की डायरेक्शन का है। अब तक हम लोग आज तक हमेशा एरिया को स्केलर लेके चलते हैं, बट मैंने आपको 9th क्लास में जब आपसे पहली बार फिजिक्स स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था फिजिक्स इज दैट वर्सेटाइल सब्जेक्ट जहां पे नॉलेज बाय नॉलेज, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन चेंजेस होते रहते हैं, रूल्स बदल जाते हैं। जैसे मैंने आज ही इसमें बताया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आज तक सब मानते आए थे, बट मैंने कहा इन फ्यूचर कभी हम बात करेंगे इस पे कि जब हम न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में भी सुना होगा, तो वहां पे जब भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क करता है तो वहां पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रॉन्ग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रॉन्ग। तो देखो एक लॉ जिसे आज तक पढ़ते आए बट किसी पर्टिकुलर स्टेप पे, किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पे वो लॉ गलत हो जाता है। हमारे स्टेटमेंट बदलते हैं क्योंकि हमारे पास फिनोमिना बहुत है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो किसी एक दायरे तक लिमिटेड नहीं है। अगर मैं आपको इस सब्जेक्ट की वर्सेटाइल कैरेक्टर बताऊं, इट इज दैट सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट लिमिटेड टू अ बाउंड्रीज। ये बाउंड्री में लिमिटेड नहीं है कि केवल इतना पढ़ लो बस काम हो गया। सो आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको इस सब्जेक्ट की सुपीरियरिटी दिखा रहा हूं कि ये है कितना वाइडरनेस। चीजें बदल रही हैं जैसे जैसे यूनिवर्स को हम जान रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स मींस इट इज रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज देता है। फिजिकल वर्ल्ड मींस वो दुनिया, वो यूनिवर्स जो आपके चारों तरफ है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपके चारों तरफ के कॉन्सेप्ट्स को समझाता है, हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है। हर चीज जो आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, लाइट, मोशन, कोई भी चीज मूव हो रही है, साउंड, हीट, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, सो इसलिए वर्सेटाइल है। और जब हम एक फिनोमेना से दूसरे फिनोमेना में जाते हैं यूनिवर्स को समझने में, तो हमें कॉन्सेप्ट बदलते हुए दिखाई देते हैं कि भाई एक गिवन कॉन्सेप्ट पे ये चीज लग रही थी, पर जब आगे जाते हैं तो फिनोमेना ही बिल्कुल बदल जाता है, तो उसके वर्किंग के प्रिंसिपल को हमें बदलना पड़ता है। ये चीज हो रही है। ओके, अगर आपको मैं एक और बेस्ट एग्जांपल दूं, आप लोगों ने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स बेसिकली। न्यूटन ने हमें इसका फॉर्मूला दिया था, बट मैं आपको बताऊं 1916 में आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन वेव है। एंड इन 2016 में एग्जैक्ट 100 इयर्स के बाद हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया ग्रेविटेशन इज अ वेव। और आज से यानी 2016 के बाद से नई वेव बन गई जिसे हम लोग जी वेव्स बुलाते हैं, जी वेव, ग्रेविटेशन वेव। तो आज तक न्यूटन के हिसाब से उसे फोर्स मान रहे थे, बट अब जी वेव आ गई। अभी सिलेबस में नहीं आई है क्योंकि उसके बारे में और भी डिस्कवरीज करना बाकी है, बट ये ऑलरेडी चीज आ चुकी है। तो पॉइंट इज दैट जब हम एक नए स्टेप पे जाते हैं तो पुरानी चीजों में फेलियर दिखते हैं, हम चेंजमेंट लेके आते हैं। जब पहले मोबाइल आया था मार्केट के अंदर, भाई एक छोटा सा, मेरे घर में जो फर्स्ट मोबाइल था नोकिया का था 3300, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। आज टच स्क्रीन है। तो जब नया फॉर्मेट आता है, जब अगली चीज डिस्कवर होगी, उसमें कुछ चेंजेस तो लाए जाएंगे, यानी पुराने में फॉल्ट आएंगे, नई कोई एडवांसमेंट आएगी। तो एरिया को आज तक स्केलर रखा, बट इस फैक्टर के लिए यहाँ पे एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यानी एरिया की डायरेक्शन कहां होती है? हमेशा सरफेस के नॉर्मल। यानी हम सरफेस का जो फेस होता है, सरफेस है ना, SURFACE, सरफेस का जो फेस होगा वही हमारा एरिया वेक्टर होगा। हिंदी में बोलो तो सरफेस का जहां पे मुंह होगा, मुंह का, इस बोर्ड का मुंह का, इसका फेस का आपकी तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ है। तो जब इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ है तो बताइए इसके साथ कितने डिग्री, सरफेस के साथ कितने डिग्री पे बना रहे एरिया वेक्टर? 90 डिग्री। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूं माय हैंड, तो बताइए इसका एरिया वेक्टर क्या है? सर लेफ्ट साइड। इसका एरिया वेक्टर क्या है? सर राइट साइड। तो आप अपने सराउंडिंग में किसी भी चीज को देख सकते हो, जिस जहां पे उसका फेस होगा वही उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा।
और यहाँ पे थीटा का मतलब वही है। अब बात सुनिए, अब हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई में वर्ड क्या लिखा कि वोल्टेज तब बनेगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और अगर बी चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है फाई भी तो चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर एरिया कांस्टेंट है और थीटा चेंज है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे ने हमें फॉर्मूला क्या दिया, V इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन फ्लक्स का मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय जो भी टाइम आपको लगा। तो आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब फाइनल फ्लक्स क्या होगा वो डिपेंड करेगा क्या चीज चेंज हो रही है। इनिशियल फ्लक्स जो हमारे पास है, हम वहां से वोल्टेज इंड्यूस निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा मैग्नेट को लाने का, वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की तो हमारा फ्लक्स चेंज हुआ तो वोल्टेज बना। बट जब ये डिस्कवरीज आगे गई तो हमें पता चला कि अगर हम एरिया भी चेंज कर दें, क्या करते, एरिया चेंज कैसे, ये कॉइल ले लेते हैं, ये मैग्नेट ले लेते हैं। अब एक काम करो, कॉइल का एरिया कम ज्यादा करो। आप कैसे करते हो वो आपका प्रोसीजर है, बट अगर आप इस कॉइल का एरिया इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो अगर एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वोल्टेज बनेगा। ओके, तीसरा ऑप्शन थीटा चेंज कर दो, मतलब कॉइल को घुमाना शुरू कर दो, और जब आपकी कॉइल रोटेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, कॉइल का एरिया उतना है, बट एंगल चेंज हो रहा है। और अगर एंगल चेंज होगा तो कॉस की वैल्यू बदलती है, ये आप जानते हो कि अलग अलग एंगल पे कॉस की वैल्यू अलग अलग है, और अगर कॉस थीटा बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और अगर फ्लक्स बदलेगा तो वोल्टेज बनेगी, वोल्टेज बनेगी तो करंट बनेगा। तो यानी अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि हम लोग कितने तरीकों से करंट बना सकते हैं, 3। अगर आप किसी भी डिवाइस में करंट बनाना चाहते हो, अगर आप करंट को इंड्यूस करना चाहते हो तो आपके पास 3 स्टेप्स है। तो आप बोल सकते हो देयर आर 3 वेज टू इंड्यूस करंट। करंट बनाने के 3 तरीके हैं। ओके, बेसिक तरीका तो है फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। The basic concept is you have to change the flux. अब फ्लक्स कैसे चेंज होगा उसको चेंज करने के 3 तरीके हैं। So number 1, by changing magnetic field. By changing क्या, magnetic field. Number 2, by changing area. एरिया चेंज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का, ताकि हम लोग वोल्टेज बना सकें, दैट बाय चेंजिंग एंगल। तो तीसरा तरीका हम एंगल चेंज करके भी बना सकते हैं। तो यानी हम करंट कितने तरीके से बना सकते हैं वो हमारे पास है। तो फैराडे ने उम्मीद तो यही की थी कि हम लोग मैग्नेटिक से करंट बनाएं। उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल वाला था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, बट जैसे जैसे फ्यूचर में डिस्कवरीज बढ़ी तो हमें पता चला कि केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से नहीं, अगर हम एरिया चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा भी सेम रखें, तो भी हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो वोल्टेज बन जाएगा। बट वोल्टेज एक कंडीशन में नहीं बनेगी, और वोल्टेज कब नहीं बनेगी, so there would be no induction of voltage. वोल्टेज एक केस में नहीं बनेगा if flux is constant. अगर फ्लक्स क्या रहा, कांस्टेंट रहा, अगर फाई कांस्टेंट रहा, तो ये जो डी वर्ड है क्या है आगे, डी। ये डी क्या बताता है, क्लास 9 में हम लोगों ने देखा था, डी क्या बताता है, चेंज इन फ्लक्स। ये जो डी साइन है ये क्या बताता है, चेंज। तो डी फाई है तो इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और dt का मतलब होगा चेंज इन टाइम। तो देखिए टाइम के चेंज होने को तो आप नहीं रोक सकते, मतलब टाइम तो चेंज होगा ही होगा, तो टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता। बट अगर फाई कांस्टेंट हो जाए, फाई क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो बताइए उसमें चेंज कितना होगा, 0, और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, यानी वोल्टेज कुछ नहीं बनेगी। इस बात को भी याद रखना है। और फ्लक्स कांस्टेंट कब हो सकता है, जब b भी कांस्टेंट हो, एरिया भी कांस्टेंट हो, थीटा भी। यानी जब आप ना तो मैग्नेटिक फील्ड बदले,
ना कॉइल का एरिया बदले और ना ही आप कॉइल का एंगल बदले, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो करंट नहीं बना के देगा। यानी अगर आपको करंट बनाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको। और आपको कुछ करने के लिए का मतलब है आपको अपनी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बेटा। यहां पे ओके, मैंने कहा न्यूक्लियर लेवल पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है, बट यहां पे तो रहेगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है, बट यहां पे है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर करंट बन गया अपने आप, देखो सर्किट में कुछ लगाया नहीं। बट देखिए, आपको अगर करंट बनाना है तो आपको फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। फ्लक्स को चेंज करने के लिए या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे या एरिया या थीटा। तो आपको अगर करंट बनाना है यानी वोल्टेज बनानी है तो फ्लक्स चेंज करना है, और उसके लिए इन तीनों में से कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। और इन तीनों में से किसी भी फैक्टर को चेंज करने के लिए क्या आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना चाहते हो तो आपको मैग्नेट को या तो आगे लाना पड़ेगा या पीछे, तो आपको अपनी एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। अगर आप एरिया चेंज करना चाहते हो तो आपको कॉइल को कभी खींचना पड़ेगा और कभी कंप्रेस करना पड़ेगा, क्या आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? एंड थर्ड फैक्टर थीटा, थीटा चेंज करने के लिए आपको कॉइल को घुमाना पड़ेगा। अब घुमाने के लिए भी तो एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब भी करंट बनाना है तो हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी हमें एक्सटर्नल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। मैकेनिकल, चाहे वो मैग्नेट को आगे पीछे मूव करना हो, चाहे एरिया को कम ज्यादा करना हो, चाहे थीटा को चेंज करना हो, बट हमें करना पड़ेगा। जब हम इन तीनों में से किसी भी फैक्टर को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तभी वोल्टेज बनेगी, और वोल्टेज बनेगा तो V बनेगा, तभी तो I इक्वल टू V/R होगा, तभी जाके आप करंट बना सकते हो। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि जिसके फैक्टर और उसके बेसिस पे अब हमें समझ में आया कि हम लोग करंट को कैसे कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये उसका फॉर्मूला जो ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है। अब पॉइंट कीजिए, तो ये पता लग गया कि करंट कब बनेगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैंने जो आपको स्टेटमेंट लिखवाया था वहां पे मैंने मैग्नेटिक क्या लिखवाई थी, फील्ड। फैराडे ने तो फील्ड ही बोला था, बट बाद में जाके वो फील्ड फ्लक्स आ गई क्योंकि ये किसी और फैक्टर पे। तो अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जहां पे हम लोगों ने फ्लक्स क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड लिखा, मैग्नेटिक फील्ड EMI की डेफिनेशन में लिखा that whenever the magnetic field link with the coil changes voltage produces, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा है स्लैश करके वहां पे फ्लक्स और लिख लीजिए प्लीज अब, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं बोल सकता था क्योंकि वो उस टाइम ये डिस्कस नहीं किया था, बट अब आप उसे कर सकते हैं। तो EMI की डेफिनेशन पास में जाइए, वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड के स्लैश में फ्लक्स, और जो फैराडे के लॉ है उनमें भी जहां पे भी आपने पहले में लिखा दैट द वोल्टेज विल इंड्यूस व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस लिंक विद द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ फ्लक्स। तो आई होप ये काम थोड़ा सा आप करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अभी पड़ी ना, तो हम लोगों ने इसे इसी टाइम यूज किया। डन। सो अब तक हमें कहानी में क्या समझ में आया फैराडे ने, कि हम लोग वोल्टेज बना सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से, बट उसके लिए हमें ये तीन फैक्टर में काम करना पड़ेगा ताकि फ्लक्स चेंज। अब आ जाते हैं किस पे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जो करंट उसमें बनेगा, वोल्टेज बनेगी और उसके बाद जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाए। ओके, और इस साइंटिस्ट का नाम है लेंजेस लॉ। ओके, लेंजेस, सो लेंज LENZ वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज को देखा। स्पेनिश थे, बट उन्होंने अपना एक लॉ दिया। अब देखो, फैराडे ने ये बताया कि EMF बनेगा, कब बनेगा और कब तक बनता रहेगा, कितना बनेगा वो भी बता दिया, ओके, फ्लक्स का यूज करते हुए। अब आई बात डायरेक्शन की, कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। आपने देखा जब मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, जब मैं मैग्नेट को पास लाया तो एंटी क्लॉकवाइज बना, और जब मैं दूर ले गया तो क्लॉकवाइज बना। तो क्या करंट किसी पैटर्न में बन रहा है या फिर करंट एक रैंडम इफेक्ट में बन रहा है जहां उसका मन कर रहा है। तो फैराडे को ये चीज समझ में नहीं आई। फैराडे डायरेक्शन को लेके कोई कंक्लूजन नहीं कर सकता था, उसके पास कोई लॉ नहीं था, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जिससे वो डायरेक्शन को डिफाइन कर सके। हाँ,
ये जरूर बता रहा है कि करंट बनेगा, कब तक बनेगा, कितना बनेगा, ये भी बता दिया। सवाल था कहां बनेगा, डायरेक्शन का सवाल था। तो उसमें फैराडे फेल था, मतलब उसे समझ में नहीं आया डायरेक्शन क्या है। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से लेंजिस ने किया। क्या हुआ देखो, कॉइल है, मैग्नेट है, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल मैग्नेट की कॉइल की तरफ है, और वो कॉइल को या मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं कॉइल के। ओके, अब देखो मैग्नेट अगर कॉइल के पास आएगा तो क्या चीज चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो अगर B चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो वोल्टेज बनेगा, और वोल्टेज बनेगा तो करंट बनेगा। कहानी तो सिंपल है। तो आप जैसे ही मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने जिस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया तो करंट कैसा मिला, एंटी क्लॉकवाइज मिला। अब अगली बात, वही कॉइल थी और वो मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, दूर लेके जा रहे हैं, तो करंट गैल्वेनोमीटर ने क्लॉकवाइज में दिखाया, तो इसमें करंट कैसा मिला, क्लॉकवाइज। डन। ओके, नाउ अगली बात, वही कॉइल और इस बार उन्होंने मैग्नेट को उल्टा कर दिया, मींस इस बार साउथ पोल को कॉइल की तरफ रखा और कॉइल को उसके पास, सॉरी मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आए। तो जब साउथ पोल को पास लेके आए तो इस बार गैल्वेनोमीटर ने क्लॉकवाइज दिखाया, और नेक्स्ट टाइम जब वो साउथ पोल को दूर लेके गए तो उसने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया। तो आई थिंक 4 ही केस बन सकते हैं एक मैग्नेट के, या तो नॉर्थ पोल पास लाओ या नॉर्थ पोल दूर ले जाओ, या तो साउथ पोल पास लाओ या साउथ पोल दूर ले जाओ। आई थिंक 4 ही पॉसिबल केसेस हैं, और मैंने आपके सामने चारों ही रख दिए जो लेंजेस ने करके देखा। तो लेंजेस इस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है, और आई थिंक आप भी इस पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिए। पैटर्न क्या है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने सीखा है, याद है वो शॉर्टकट ट्रिक कि जब भी नॉर्थ पोल बनता है, कहीं पर भी नॉर्थ पोल होता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज में होता है। यही चीज है ना कि करंट अगर किसी भी पॉइंट के एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो वहां पे हम लोग नॉर्थ पोल लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम साउथ पोल लेंगे। ये हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी, यहाँ पे फिर से वही ट्रिक काम आई। इसलिए मैं आपको उस टाइम पे बोल रहा था कि उस ट्रिक का फायदा है। देखो वो टाइम कम कंज्यूम करता है, सर्कुलर लूप है तो वहां पे लग जाएगी, स्ट्रेट वायर है तो भी लग जाएगी। और आज जब फैराडे का कॉन्सेप्ट आया कि करंट की डायरेक्शन निकालने में, तो भी वही हुआ। तो जब नॉर्थ पोल पास आया तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट बना, यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल बना। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है कि वो नॉर्थ पोल पर आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो इस वायर के पास करंट है, तो अकॉर्डिंग टू ओरिएस्टेड अगर इस वायर के पास करंट है तो इस वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन की होगी, वो हमने करंट की डायरेक्शन देखी कि एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा। जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो क्लॉकवाइज मिला, और क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे साउथ पोल होगा, क्योंकि अब इसके पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब साउथ पोल पास आ रहा है तो फिर भी साउथ पोल मिला, यानी क्लॉकवाइज था, और अगर साउथ पोल दूर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल मिला। तो क्या आप यहाँ पे कोई पैटर्न पकड़ पा रहे हैं, आर यू कैचिंग एनी पैटर्न? पैटर्न क्या है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो सामने क्या बन रहा है, नॉर्थ, और नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे प्लीज, हाउ डज द लाइक पोल बिहेव विद ईच अदर, लाइक पोल रिपेल विद ईच अदर। यानी जब नॉर्थ पोल पास आएगा तो सामने नॉर्थ पोल बनेगा ताकि रिपेल हो, ताकि वो उसे पास नहीं आने देगा कि मत आ पास। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो पीछे क्या बना, साउथ पोल। हाउ डज द अनलाइक पोल बिहेव विद ईच अदर, अनलाइक पोल कैसे काम करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। तो नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा था तो ये दूर नहीं जाने देगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? जब पास आ रहा था तो पास नहीं आने दिया, और जब दूर जा रहा था तो दूर नहीं जाने दिया। चलो साउथ पोल पे आते हैं। जब साउथ पोल पास आ रहा था तो सामने साउथ पोल बन गया, तो साउथ साउथ रिपेल, फिर पास नहीं आने देगा। और जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो पीछे बन गया नॉर्थ पोल, जो उसे अट्रैक्ट करेगा, उसे फिर से दूर नहीं जाने देगा। तो यानी पैटर्न कैसा दिखा, और पैटर्न में क्या चीज सिमिलैरिटी आई, कि सिमिलैरिटी ये आई कि हम जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं। हम जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉइल कर रहे हैं, तो कॉइल हमेशा करंट ऐसे बना रहा है कि वो हमें जो भी हम जो करने का इच्छा रखते हैं वो हमें वो नहीं करने देगा।
यानी हम नॉर्थ पोल पास लाने की कोशिश कर रहे हैं तो पास नहीं आने देगा, सामने नॉर्थ बन के बैठ जाएगा, मैं रिपेल कर रहा हूँ। जब हम बोल रहे हैं नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं दूर जा रहा हूँ, मैं अपने आप को दूर लेके जाता हूँ, तो साउथ बन के बैठ जाएगा, दूर भी नहीं जाने देगा। यानी अगर पास आते हैं तो पास नहीं आने देगा, दूर जाते हैं तो दूर नहीं जाने देगा। यानी हम जो भी करने का कोशिश करेंगे वो हमेशा हमें उसके अपोजिट काम करेगा। हम दूर जाने की कोशिश करेंगे तो दूर नहीं जाने देगा। अब अगर आप नॉर्थ को लेके दूर जा रहे हो तो साउथ बन के बैठ जाएगा, और अगर आप नॉर्थ को पास लेके आ रहे हो तो नॉर्थ बन के बैठ जाएगा कि पास नहीं आने दूंगा। ओके, और यही लेंजेस का कॉन्सेप्ट था। अब ऐसा क्यों हुआ होगा तो वो समझो ना, क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो सामने क्या बन गया? नॉर्थ पोल, तो ये इसे क्या करेगा? रिपेल। अब अगर ये रिपेल करता है तो क्या ये अपने आप इसके पास आ सकता है? नहीं। तो इसको इसके पास यानी मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ताकि ये इसके पास जाता रहे, क्योंकि सामने तो जाने नहीं देगा ना। चाहे इस पे लगाइए, ये कॉन्सेप्ट इस पे भी लगा सकते हो। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने देगा, क्या अपने आप दूर जाता रहेगा? नहीं, उसे वहीं पे रोक देगा, भाई तू दूर मत जा। अब हम अगर इसे दूर ही ले जाना चाहते तो हमें फिर से मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और जब तक हम इसे या तो पास लेते आते रहे या दूर लेते जाते रहे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो V is equal to change in flux by change in time, तो वोल्टेज बनेगा, और अगर वोल्टेज बनता है तो क्या बनेगा? करंट बनेगा। यानी जब तक B चेंज होता रहेगा तब तक करंट बनता रहेगा, यानी जब तक B चेंज होगा I चलता रहेगा। यानी जब तक B में चेंजेस है I की सांसें चल रही हैं, जैसे B ने चेंज करना बंद, I की सांसें भी बंद, खत्म, I मर गया, फिर नहीं बनने वाला। तो अब ये तो समझ में आया, बट जो सामने हमें चेंज करने के लिए बोल रहा है, जो हम करना चाहते हैं, तो सामने करंट ऐसा बन रहा है कि वो करने भी नहीं देगा हमें। अब अगर हम करंट बनाना चाहते हैं तो हमें B को चेंज करते रहना पड़ेगा, बट सामने वाला करंट ऐसे बन रहा है कि वो हमें करने ही नहीं दे रहा, तो उसके लिए अब हमें जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाना पड़ेगा भाई, सीधा सा बात है। ओके, अगर मैं आपको सिचुएशन पे बात करूं तो अभी अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले ले, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है बेटा, आप जानते हो, तो प्रॉब्लम है। अब अगर देख कंडीशन क्या है, अगर हमें सेफ रहना है, अगर हमें सेफ रहना है तो हमें अपने आप को क्वारंटाइन करके रहना पड़ेगा, अपने घर में रहना पड़ेगा, लोगों से कम मिलना पड़ेगा। बट लोग ऐसे हैं कि मानने नहीं वाले, नहीं मानने वाले, वो तो बाहर भी निकल रहे हैं, बाहर भी पार्टीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, थोड़ा सा मार्केट खोल तो भीड़ हो जाती है। अब सीधी सी बात ये है कि इसको पास लाना ताकि हम करंट बना सके। करंट को अगर आप ये सोचो, हम क्या करना चाहते हैं अपने आप को, हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, करंट सेफ की तरह। बट सेफ रखने के लिए हमें क्या रहना पड़ेगा? घर पे रहना पड़ेगा। तो घर पे रहना मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या? स्टे एट होम। ओके, अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करना, बट सामने ऐसा काम हो रहा है कि वो हमें चेंज नहीं किया, तो हम जो भी चेंज करना चाहते हैं हमें अपोजिशन फील हो रही है, हमें अपोज महसूस हो रहा है। ओके, और अपोज फील हो रहा है, इसका मतलब लोग मानने वाले हैं, तो डिसओबे हो रहा है बातों का। ओके, और इसके लिए हमें अपोज को अगर हमें फिर भी करते रहना तो हमें मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। तो देखो कहानी समझ में आ पा रही हो तो, कि अगर सेफ रहना है तो घर पे रहना पड़ेगा, बट घर पे लोग रह नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें डिसओबे किया जा रहा है, बट सेफ तो रहना है भाई। ये हमारा सबसे हाईलाइटेड पार्ट है कि हमें अगर सेफ रहना है तो घर पे रहना पड़ेगा, और अगर घर पे रहना भी है तो लोग उसे मान नहीं रहे। बट अब मान नहीं रहे तो अब क्या करो भाई? आखिरी ऑप्शन है कर्फ्यू लगाओ, डंडे लेके पुलिस वालों को खड़ा करो, डंडे मारेंगे ना वो, जब पीट पीट के भगाएंगे आप लोगों को, मतलब जो लोग जा रहे हैं, सॉरी, तो जिन लोगों को, जो लोग इन बातों को नहीं मानते, फिर गवर्नमेंट एक्शन में आएगी और फिर कहीं जाके आप सेफ बने रहोगे। यानी सेफ बने रहने के लिए कर्फ्यू यानी स्ट्रिक्ट होना जरूरी है।
सेम यहाँ पे है, अगर करंट बनाना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, बट सामने मैग्नेटिक फील्ड हर बार ऐसी बन रही है कि वो हमेशा अपोज करेगी, यानी ये हमें करंट बनाने नहीं देगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं होने देगी। बट हमें करंट बनाना है कि नहीं बनाना, जैसे सेफ रहना जरूरी है ऐसे करंट बनाना जरूरी है यहाँ पे, और वो करंट बनाने के लिए अब हमें बाहर से मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे दबाना पड़ेगा, भाई जा तुझे चेंज होना है। समझ पाए बात को? तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी देते रहेंगे तब तक करंट बनता रहेगा, यानी जब तक मैकेनिकल एनर्जी देते रहोगे आपके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे तो आप करंट बनाते रहोगे। जैसे जब तक कर्फ्यू यानी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती रहेंगी, स्ट्रिक्टली होता रहेगा काम, तब तक आप घर पे रहोगे, जब तक आप घर पे रहोगे तब तक आप सेफ रहोगे, सीधी सी बात है। ये इसलिए किया यूनिवर्स ने, यानी ऐसा क्यों किया, हम सोचेंगे भाई ऐसे करंट क्यों बने होंगे यूनिवर्स में, ताकि हम यहाँ पे कौन सी एनर्जी दें, मैकेनिकल, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी बने, इलेक्ट्रिकल। ये आंसर है आपके उस सवाल का जो शायद आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं बैटरी वगैरह, तो अपने आप करंट कहां से बन गया। तो बेटा अपने आप कुछ नहीं बना, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे ही रातों रात नहीं बना दी, मतलब अपने आप ही नहीं जनरेट हो गया जादू से। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई है, उस मैकेनिकल एनर्जी से आई है। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है उस मैकेनिकल एनर्जी से जो मैग्नेट पे लगाई जा रही है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज बनेगा, और वोल्टेज बनेगा तो करंट बनेगा। डन है? तो आई थिंक ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर समझ पाए तो ऑब्वियसली बात अभी दिमाग में आता तो आपके साथ डिस्कस कर लिए। सो दिस वाज द लेंजेस लॉ। तो पहले डायग्राम बना लेंगे प्लीज, चारों सेट बना लेना। ओके, नाउ let us give the statement of Lentz's law। तो चलो इसकी स्टेटमेंट देता हूं। तो Lentz's law state, so it states that the voltage और current जो हम इंड्यूस कर रहे हैं, the voltage और current will induce in such a manner that it will oppose its cause of production। ये है आपका लेंजेस लॉ, दैट कि वोल्टेज या फिर करंट जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा, यानी जो आपको बनाने वाला है। तो एक बार जल्दी से हेल्प कर दो, मान लीजिए रैंडमली लेके आते हैं, साउथ पोल दूर जा रहा है, तो अगर साउथ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पे करंट कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो उसे दूर नहीं जाने देगा, और साउथ पोल को दूर जाने से रोकने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल। और जब भी नॉर्थ पोल बनता है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गॉट इट? सो दिस इज हाउ द लेंजेस लॉ वर्क। और अब हमें डायरेक्शन को लेके भी कंफर्मेशन हो गई कि मैग्नेट कब आगे पीछे जाता है तो कैसे करंट बनेगा। ओके, सो राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड ड्रॉ द डायग्राम, जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। सो दिस इज होल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही हम लोगों ने टाइम लगा लिया है, तो आई थिंक रिटर्न वर्क कम है, कोई असाइनमेंट अभी के लिए नहीं है क्योंकि अभी हम इंफॉर्मेशंस को गैदर कर रहे हैं, और आफ्टर दैट हम लोग जनरेटर, और अब 2-3 लेक्चर्स ही हैं जो मुझे आप लोगों के चाहिए, सो दैट हम लोग इसे फिनिश आउट करके अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को फिनिश करें। सो विद दैट नोट प्लीज हरी अप, इसे कंप्लीट कीजिए, पुराने मैग्नेटिक को रिवाइज करते रहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप इसे कंप्लीटली करते जाएं। ओके, अब हम इसे जल्दी से फिनिश आउट करेंगे। इट विल हार्डली टेक 1 लेक्चर जनरेटर पे लगेगा, 2 और 3 लेक्चर्स लगने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट आप जानते हैं कैसे होने वाले, आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने किया था। सो हम लोग फिर मीट करेंगे, टिल देन कंप्लीट इट, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड कीजिए। वी विल मीट और वी विल सून मिलने वाले, प्लीज।